Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 of Block 4 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, part 1 and part 2. Part 1 will complete this pink highlighted portion and part 2 will complete blue highlighted portion. So आज का part 1 में हम सिलेक्शन ऑफ ओडी इंटरवेंशन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे. यूनिट का नाम है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इंटरवेंशन एक्टिविटीज. कैसे हम सिलेक्ट करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ ओडी इंटरवेंशन एक्टिविटीज. कैसे सिलेक्ट की जाती है. कभी भी जब हम इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं तो इंटरवेंशन है क्या. ओडी इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, ये एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस या इवेंट्स है जो हेल्प करते हैं हमें कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके. जब हम ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और बेटर बनाना चाहते हैं, हमें कुछ एक्टिविटीज या इवेंट्स करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल इम्प्रूव होने लगता है. यही डिज़ाइंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इंटरवेंशन डिज़ाइंस कौन सी है, एक्शन प्लानिंग कौन सी है जो हम कर सकते हैं, जिससे हम केयरफुली डायग्नोस भी कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. अगर हमने एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन में ये पता लगा लिया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हमें आगे कैसे प्लान करना है चीज़ें, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. केयरफुल डायग्नोसिस हो गया. इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चलेगा एंड देन पर्टिकुलर एरिया में हम किस तरह से एक्शन कर सकते हैं वो भी हम पता लगा सकते हैं. देन कुछ जब हम इंटरवेंशन लगाते हैं ना, कभी कभी सिंगल जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम है उसको लगाने से भी काम चल जाता है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. लेकिन कभी कभी हमें है ना खुद से पूरे कॉम्बिनेशन करके इंटरवेंशंस का कुछ नया निकालना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा. 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे, जो इन प्रोग्राम्स में यूज करते हैं इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में. वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है? डायग्नोसिस, एक्शन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट. तो हर एक कंपोनेंट्स में क्या क्या है वो हम समझेंगे. अब डायग्नोस्टिक कंपोनेंट जो है इसका, उसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डाटा कलेक्ट करते रहते हैं पूरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन का, या हो सकता है उसकी सब यूनिट का. जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें क्या प्रोसेसेस चल रहा है, किस तरह का कल्चर है, इस सब के बारे में. फिर सेकेंड स्टेप आता है एक्शन कंपोनेंट. जो एक्शन कंपोनेंट है उसमें सारी एक्टिविटीज और इंटरवेंशंस हम डिजाइन करते हैं सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है उसके ऊपर हम वर्क कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके. देन थर्ड कंपोनेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट. प्रोग्राम मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज होती है जो हम डिजाइन करते हैं सो दैट जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरवेंशन तैयार किया था उसको इम्प्रूव करने के लिए वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके. तो जब भी हम डायग्नोस कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारे चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है. जैसे क्लाइंट का कंसर्न क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, प्रॉब्लम एरियाज क्या है, अनरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है. देन डिस्क्रिपेंसी क्या चल रही है, उनका विजन, डिस्क्रिपेंसी किसमें कि उनका फ्यूचर विजन क्या है और करंट सिचुएशन उनकी क्या है, उसमें कितना सारा फर्क है, इसके ऊपर हम काम करते हैं. एंड फिर हम इसके रिगार्डिंग करेक्ट ओडी इंटरवेंशन को सिलेक्ट करते हैं कि क्या बेटर होगी. और जो इंटरवेंशन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे अप्रोचेस पे हम वर्क करते हैं जो इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरह का इंटरवेंशन हम यूज करेंगे. नाउ फ्रेमवर्क ऑफ ओडी इंटरवेंशन एक्टिविटीज. ये जो फ्रेमवर्क है ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि किस तरह के इंटरवेंशंस हम लगा सकते हैं. कौन सी इंटरवेंशन हमें सिलेक्ट करना है. ये जो इंटरवेंशन एक्टिविटीज है ये 2 टाइप के फ्रेमवर्क्स में क्लासीफाई की गई हैं. एक है प्रोसेस मॉडल और दूसरा है कंटेंट मॉडल. जो प्रोसेस मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि इंटरवेंशन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है. पूरा ब्लूप्रिंट होता है इंटरवेंशन का कि किस तरह से हमें अर्ली स्टेजेस में किस तरह से डायग्नोसिस करना है, कैसे आगे चेंजेस को कंडक्ट करना है और फिर रिजल्ट को कैसे इवेल्युएट करना है. तो ये प्रोसेस मॉडल के अंदर हम इंटरवेंशन के थ्रू ये सारी चीजें करते हैं. तो प्रोसेस मॉडल हमें सिर्फ एक जर्नी बताता है कि कैसे पूरा इंटरवेंशन चलेगा. फिर दूसरा है कंटेंट मॉडल. कंटेंट मॉडल बेसिकली फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज को चेंज करने की जरूरत है, जॉब में किस चीज को चेंज करने की जरूरत है, पर्सन में किस चीज को चेंज करने की जरूरत है, ये कंटेंट मॉडल करता है. इसके जो फीचर्स होते हैं ये
इंटरवेंशन के कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी चेक करता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में है बट उनका कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, कि उसकी उनमें एबिलिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की। सो ये इंटरवेंशन आइडेंटिफाई करता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहाँ पे डील करने की ज़रूरत है। और कंटेंट मॉडल ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल या जॉब में या दूसरे कंटेंट एरियाज में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगेन जो जितने भी कैटालॉग हैं ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक के, वो भी ये लिस्ट डाउन कर देता है, जैसे कि ईएपी, रोल क्लासिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें। सो ये इन दोनों में यही फ़र्क है। पहला जो था हमारा जिसको हम प्रोसेस मॉडल कर रहे थे, ये पूरी जर्नी बताता है इंटरवेंशन की कैसे कैसे चलेगी, और कंटेंट मॉडल में हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। नाउ पार्केज एंड स्पार्केज ने दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया था इंटरवेंशन को। वो कौन कौन से हैं वो अब हम समझेंगे। जो दो इंटरवेंशन के टाइप्स बताए गए हैं मेजर, वो है सोशियो टेक्निकल इंटरवेंशन एंड साइको सोशल इंटरवेंशन। जो सोशियो टेक्निकल इंटरवेंशन है, इसको हम टेक्नो स्ट्रक्चरल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी जो कंसर्न होता है वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को चेंज करने का होता है वर्क सिचुएशन में, जैसे कि स्टाफिंग लेवल हो गया, वर्क शेड्यूल हो गया, कंपनी मर्जर्स होते हैं उसको वो, देन वर्क पैटर्न किस तरह का है, स्टाफ मीटिंग्स कैसी चल रही है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें इसके लिए कंसर्न होता है सोशियो टेक्निकल इंटरवेंशन, जिसमें स्ट्रेस, हेल्थ, जॉब सेटिस्फैक्शन, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगेन एक और इंटरवेंशन का टाइप आ गया है जिसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क। एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क नाम से पता चल रहा है, ये एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करता है कि किस तरह का इंटरवेंशन लगाया जाएगा। इसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमें बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में अब ये चीज़ें दिख रही हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये इवेलुएट करके बता देता है। अगेन अगर हमें इम्प्रूवमेंट लाना है कंटेंट मॉडल में, मतलब कि हम कंटेंट मॉडल में हमें ये देखना होता है कि क्या चेंज की ज़रूरत है, तो सिंपली हमें सारे इंटरवेंशन के मेथड्स को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम से रिलेट करना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम पे कौन सा इंटरवेंशन चलेगा। सोशियो टेक्निकल इंटरवेंशंस, अगेन इस पे जैसे मैंने बताया कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है चेंज का, वो वर्क एनवायरनमेंट को देख के ही डिसाइड होता है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड होता है। वर्कलोड हो गया, शेड्यूल्स हो गए, फिर परफॉर्मेंस एंड वेलबींग पे क्या असर पड़ रहा है इन चीज़ों का, उस पर हम नोटिस करते हैं। साइको सोशल टाइप का इंटरवेंशन जो दूसरा इंटरवेंशन था, उसमें फिर हम उस अप्रोच में क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ के परसेप्शन पे चेंज लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय किस तरह से अपने वर्क एनवायरनमेंट को परसीव करता है, उस फैक्टर को हम एनालाइज करते हैं साइको सोशल में। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं सो दैट उनका पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, सोशल सपोर्ट बढ़े, और अगर कोई कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो वो हम रिड्यूस कर सकें, और जो वर्क टास्क है उसमें जो उनका कंट्रोल है, ऑटोनॉमी है, वो बढ़ा सके, इस पे हम काम करते हैं। तो ये सोशियो टेक्निकल एंड साइको सोशल, ये दो तरह के क्या क्या काम करते हैं वो अभी हमने डिस्कस किया। नाउ इश्यूज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग ओडी इंटरवेंशन एक्टिविटीज। कौन कौन से इश्यूज है जिनको हमें कंसीडर करना होता है जब हम कोई इंटरवेंशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो क्रिएट की गई हैं, और ये जो टेक्निक्स हैं ये कौन यूज़ करता है, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। ओडी प्रोफेशनल्स जो कोचेस होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, वो उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इंटरवेंशन डिसाइड करने के लिए, सो दैट जो भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है उसको बेटर तरीके से डील किया जा सके। तो अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की सही से अंडरस्टैंडिंग है, हमें ये पता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, हम सही तरह से इंटरवेंशन के टूल लगा सकते हैं। फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन की सक्सेस को, वो कैटेगराइज किए गए हैं। फैक्टर्स रिलेटिंग टू चेंज सिचुएशन एंड फैक्टर्स रिलेटिंग टू ए
टारगेट ऑफ चेंज, ये इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हम दोनों कैटेगरीज को अच्छे से समझेंगे कि इंटरवेंशन को हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं और कौन से फैक्टर्स है जो इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं तो बड़ा ईजी है। ये फैक्टर्स रिलेटिंग टू चेंज सिचुएशन के बारे में हम पहले बात करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होता है ना, फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में। और अगर इंटरवेंशन हम सही से लगाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें हम जो फैक्टर्स सिचुएशन को चेंज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वो है रेडीनेस फॉर चेंज। सबसे पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन रेडी है चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या नहीं। दूसरा, कैपेबिलिटी ऑफ चेंज, क्या ऑर्गेनाइजेशन में उतनी कैपेबिलिटी है कि उतना मोटिवेशन है, क्या उसके जो लीडर्स है वो चेंज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट है कि नहीं है, ट्रांजिशन के लिए को मैनेज करने के लिए सारे रिसोर्सेज है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें में आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कैपेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, स्किल्स हैं कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी नेशनल कल्चर जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, जिस नेशन में बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ कल्चर होता है, कुछ बिलीफ सिस्टम होता है, वैल्यूज़ होती है, क्या वो सारे मेंबर्स में भी है। अगर जो हम चेंज लाना चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे इस चेंज को लाने के लिए। सो इस पे भी वर्क करना पड़ेगा। अब जो कैपेबिलिटीज होती है चेंज एजेंट की, वो भी एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, टैलेंटेड है तो वो चेंज ला देगा। नाउ ये तो था कि फैक्टर्स रिलेटिंग टू चेंज सिचुएशन, चेंज सिचुएशन के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी है। नाउ फैक्टर्स रिलेटेड टू द टारगेट ऑफ चेंज, अब ऐसे फैक्टर्स जो चेंज करेंगे अपने टारगेट में चेंज लाने के लिए ज़रूरी है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज क्या क्या है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि मेजर डिसीजंस जो ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज के ऑफर क्या होंगे, देन मार्केट को, कौन से मार्केट को सर्व किया जाएगा, मर्जर्स के बारे में, एक्विजिशंस के बारे में, एक्सपेंशन किस तरह से होगा, ये कौन लेता है, वो एक फैक्टर हो गया जिसमें चेंज अगर हमें लाना है तो हम इस पे वर्क कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज, वर्क को कैसे डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और कैसे वो कोऑर्डिनेट करते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारे। ह्यूमन रिसोर्स में क्या कॉम्पिटेंट पीपल को आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो, उनको कैसे उनका एडमिशन हो रहा है, एम्प्लॉयज कैसे सिलेक्ट किए जा रहे हैं। देन गोल सेटिंग, अप्रेजल और रिवार्डिंग किस तरह से हो रहा है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर करियर एंड स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा रहा है। ह्यूमन प्रोसेस इश्यूज हो गए। ह्यूमन प्रोसेस इश्यूज में क्या आ जाएगा, सोशल प्रोसेसेस मेंबर्स के बीच में, कम्युनिकेशन किस तरह का है, डिसीजन मेकिंग किस तरह की है, लीडरशिप, ग्रुप डायनामिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ ये तो था ऑर्गेनाइजेशनल इशू। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बारे में बात करेंगे। लेवल मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और वर्क करना चाहते हैं। तो जो ऑफिस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में भी इंटरेक्शन किस तरह का है, सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसा है, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसा है, ये सारे लेवल्स को हमें चेक करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स किस तरह से फंक्शन करते हैं हर एक लेवल पे, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन हमने पहले पढ़ा था, वो मेनली अफेक्ट करता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स को, जैसे कि वर्क डिज़ाइन कैसी है, जो और बाकी के इम्पैक्ट्स जो प्राइमरी टोटल ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशंस जो होते हैं उनका सेकेंडरी इम्पैक्ट भी होता है दूसरे लेवल्स पे, जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है वो अफेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को, स्पेसिफिकली इनडायरेक्टली भी वो इम्पैक्ट करती है ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को, क्योंकि उनको कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ते हैं किस तरह से कौन काम करेगा। नाउ जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, वो उनको सिस्टमैटिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिशनर्स मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको सिस्टमैटिकली सोचना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डिज़ाइन इंटरवेंशन लगाना है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स और पॉसिबिलिटी जो क्रॉस लेवल की है, किस तरह से इफेक्ट होता है उसका। देन इंटरवेंशंस जो हम लगा रहे हैं वो डिफरेंट लेवल्स में
ओवरऑल सक्सेस के लिए कैसे वर्क करेगी उस पर भी हमें सोचना पड़ता है. देन इंटरवेंशंस ना एक सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम क्रिएट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वहाँ पे जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स ना लिंक्ड है, और जहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कि क्या चेंज आया है और रिवार्ड सिस्टम को हम कैसे प्रमोट करें. ये टीम बेस्ड वर्क होता है. नाउ एजम्पशंस अबाउट द नेचर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम एजम्पशंस 6 एजम्पशंस के बारे में बात किया है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है. जब हमारे को ये पता होता है कि क्या हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे इसके बेसिस पे. सो ये 6 एजम्पशंस क्या हैं, ये दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है ऑर्गेनाइजेशन का. बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो टीम होती है या ग्रुप होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है. सो ये एजम्पशन को हम लेके चल रहे हैं कि टीम वर्क होता है और टीम वर्क पे ही स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं. देन जब हम गोल को चेंज करते हैं, सो हम कंपटीशन को भी हमारा जो कंपटीशन पहले चल रहा था, क्योंकि गोल कुछ और था, अब हमने गोल कुछ और बनाया है, तो हमारा जो अप्रोप्रिएटनेस है कंपटीशन का वो भी चेंज हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में. ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स में कंपटीशन है वो भी इनअप्रोप्रिएट है. सो वो क्योंकि सबके हर एक पार्ट के गोल अलग अलग होते हैं, सो अगेन वो कैसे आपस में compete कर सकते हैं. सो कोलैबोरेशन की कंडीशन डेवलप कर सकते हैं हम इस केस में. नाउ डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कौन है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ना ही कोई पर्टिकुलर लेवल. ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हायरार्की में डिफरेंट लेवल होते हैं, पर्टिकुलर रोल होता है, वो नहीं करता डिसीजन मेकिंग का काम. जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वही हमें हेल्प करेगा डिसीजन हमें कैसे लेना है. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या ऑर्गेनाइजेशन की सब यूनिट्स हो गई या इंडिविजुअल्स हो गए, वो गोल को अचीव करने के लिए सबको एक साथ मिलके ही काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो ये भी एजम्पशन लेके चलते हैं कि हर एक लेवल पे हमें काम करना होगा स्ट्रैटेजी को यूज करके. देन जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन की निशानी होता है. तो जो एक गोल सेट करना पड़ेगा और वो ओपन कम्युनिकेशन से सबको बताया जा सकता है. म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल्स के बीच में होना बहुत ज़रूरी है अगर हम गोल को अचीव करना चाहते हैं एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी क्रिएट करने के लिए. 6th पॉइंट है ये. सो लोग अफेक्ट कर सकते हैं चेंज को. तो अगर उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया तो वो ओनरशिप लेंगे इस चीज़ की और ढंग से प्लानिंग को कंडक्ट होने देंगे और चेंज को एक्सेप्ट करेंगे. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 4 MPCE 033. आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा. सेल्फ रीडिंग इज मस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.